नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में गुरुवार रात से जारी एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए और वारपोरा इलाके की बात करें तो वहां मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। बता दें, पुलिस के मुताबिक एक शीर्ष आतंकवादी कमांडर एक अन्य आतंकी के साथ वारपोरा गांव के एक घर में मौजूद था। वारपोरा में पुलिस को उनकी मौजूदगी का इनपुट मिला था। आईजीपी कश्मीर ने बताया कि इस एनकाउंटर में मारा गया दहशतगर्द फयाज वार कई आतंक घटनाओं में शामिल रह चुका है और आखिरकार उसने उत्तरी कश्मीर में आतंकी घटना को अंजाम दिया था। और इस दौरान आपको ये बता दें कि सेना की 22 RRSOG सोपोर और CRPF 169, 170 और 92 बटालियन की एक संयुक्त टीम ने वारपोरा में घर घर में तलाशी ली और इलाके के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया। मुठभेड़ से पहले सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को सरेंडर करने का मौका भी दिया था, लेकिन यहां आतंकवादियों ने सरेंडर करने से इनकार करते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद यहां मुठभेड़ शुरू हो गई। बता दें, आतंकवादियों के पास से मुठभेड़ के बाद हथियार, गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है और कश्मीर जोन पुलिस ने कहा कि फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान चला जा रहा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में भारी बारिश के चलते शहर की 2 नदियां काजली और मुचकुंदी नदी में पानी अपने उफान पर बह रहा है। और वहीं मुंबई गोवा हाईवे की बात करें तो वहां पर मौजूद ब्रिटिशकालीन पुल पर वाहनों की आवाजाही भी आज सुबह 5 बजे से बंद कर दी गई। भारी बारिश की वजह से जलजमाव के कारण लांजा शहर में मौजूद है और हैप्पी ढाबा भी पानी में डूब चुका है। और इतना ही नहीं, लांजा शहर के फुट ओवरब्रिज पर भी पहली बार पानी पहुंच चुका है। अभी अभी बहुत ठीक है, लेकिन कल बारिश की वजह से बहुत पानी था। रोड पे पानी था कल। और ये पाटन कोयना है, कोयना धरन का पानी आता है कि डैम का पानी अभी छोड़ा नहीं है, इसलिए खाली बारिश का पानी था। आज शायद डैम का पानी छोड़ेंगे वो, फिर वो देखते क्या परिस्थिति होती है। लेकिन अगर डैम का पानी छोड़ते हैं तो पानी काफी रोड बाजार पेट में आ जाता है। नहीं, कल नहीं आया था, लेकिन कल बारिश का बहुत पानी था, परिस्थिति वैसी ही थी। लेकिन डैम का पानी नहीं छोड़ा, इसलिए कल ऐसा परिस्थिति नहीं है कि घर में पानी घुसा वगैरह कुछ नहीं हुआ है। तो अगर आज डैम का पानी छोड़ते और बारिश ऐसी रहती तो पानी आ सकता है। नदी का पानी बहुत जोर से इधर होता है, क्योंकि ये केरा और कोयना का संगम है, इसलिए पानी दोनों तरफ से आता है और पानी बहुत ज्यादा रहता है इधर। 2 दिन अगर बारिश गिरा तो पानी पुर के लेवल का हो जाता है। और यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने सियासी दांव चला है। दरअसल यहाँ यूपी में जातीय समीकरण साधने के लिए बसपा आज से पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करेगी। बता दें, रामनगरी अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है और बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अयोध्या के बाद प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के सम्मेलन किए जाएंगे और ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे अयोध्या के ताराजी रिजोर्ट में होगा। इसके बाद शाम को सतीश चंद्र मिश्रा सरयू आरती में भी हिस्सा लेंगे। बता दें आपको ये भी कि 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने दलित और ब्राह्मण वोट पर फोकस किया था। मायावती का समीकरण तब भी फिट बैठा था, लेकिन यहां सत्ता में वो फिर से आएंगी। आपको ये बता दें कि एक बार फिर दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण बनाकर सत्ता में वापसी की तैयारियों में मायावती जुट चुकी हैं। और कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि किसानों को यहां बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। देखिए, राज्यसभा में अगर तीखी नोकझोंक होती है तो उसकी आलोचना हम अवश्य करेंगे, परंतु पेगासस के मामले पे भारत सरकार चुप क्यों है, गोलमोल जवाब क्यों देती है? सीधा बोले कि इस एजेंसी का इस्तेमाल सरकार क्यों कर रही है। पहले मात्र विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी के फोन टेप, उनके ऑफिस के लोगों का फोन टेप, आज तो कोई संस्था बचा नहीं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया जगत के लोग हों या साहित्यकार हों। और मुझे लगता है कि उनके एलाई दल के जहां जहां मुख्यमंत्री हैं, जिनका उनके सहयोग से मुख्यमंत्री भी बने हैं,
वहाँ भी मुख्यमंत्री को इस पेगासस के माध्यम से वो कब्जा करके रखे हैं। तो ऐसे स्थिति में तो सदन में लोग विरोध करेगा, इसका सामना भारतीय जनता पार्टी को तब तक करना पड़ेगा जब तक ये जवाब न दे कि आम आदमी से लेके विपक्ष के नेताओं की जासूसी वो क्यों करवाते हैं, लोकतंत्र पे उनका भरोसा क्यों नहीं है। मामले में तो अब स्पष्ट हो गया, अब शक भी नहीं रहा। किसान नेता आंदोलन अपनी मांगों के लेके कई महीनों से कर रहे हैं। अगर सरकार निष्पक्ष होती, किसानों के हित में होती, तो बैठ के समझौता कर लेते। दो टुक बात कर रहे, जंतर मंतर बगल में है, 1 किलोमीटर नहीं पार्लियामेंट से वॉकिंग डिस्टेंस है। प्रधानमंत्री चले जाते 2 मिनट के लिए, मिल लेते, एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन उनका उद्देश्य किसानों के हित नहीं है, उनका उद्देश्य उद्योगपतियों का हित और सरकार उनकी कैसे बनी रहे और बची रहे। इसीलिए उन्होंने जासूसी का एक नया परंपरा शुरू किया है जिससे सरकार को नियंत्रण में करे। पेगासस का मामला क्यों बड़ा है? सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार और कर्नाटक की सरकार गिराने में भूमिका नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस जासूस एजेंसी के तहत 2017 में बिहार में अकारण नीतीश कुमार रातों रात महागठबंधन उसी जासूसी का एक और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। चलिए, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी से इस्तीफे की मांग की है। किसानों को गुंडा कहे जाने को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी ज्यादा नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने लेखी के तुरंत इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकार पर हुए कथित हमले की निंदा करते हुए मीनाक्षी लेखी ने उन्हें गुंडा करार दिया था। इसके बाद अब उन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं। के प्रस्तुत किया गया है, लेकिन बावजूद उसके उन शब्दों से किसी भी वर्ग को, किसानों को या किसी और वर्ग को तकलीफ पहुंची है, दुख हुआ है, तो मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूं और माफी मांगती हूं। और पेगासस जासूसी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के साथ एडीए समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी का फोन भी कथित रूप से हैक किए जाने की आशंका है। बता दें, गुरुवार को कई और नामों की लिस्ट जारी की गई जिसमें अनिल अंबानी का भी नाम है। हालांकि यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि अनिल अंबानी वर्तमान में यहाँ मौजूद थे या फिर नहीं। आपको ये बता दें कि इस बारे में फिलहाल एडीएजी से रिपोर्ट के बारे में प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक जिस फोन नंबरों का अनिल अंबानी और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के एक अन्य अधिकारी ने इस्तेमाल किया, वो नंबर उस लीक लिस्ट में शामिल है जिसका विश्लेषण पेगासस परियोजना समूह के मीडिया भागीदारों ने किया था। वहीं पंजाब की पटियाला पुलिस ने नशीले पदार्थ के तस्करों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है जिसके तहत नशीले पदार्थों के तस्करों को 110 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस द्वारा सलाखों के पीछे भी इन आरोपियों को भेजा जा रहा है। बता दें, मामले में थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 110 ग्राम हेरोइन बरामद की है। वहीं त्रिपुरी थाना प्रभारी ने इस मामले में कहा कि दोनों आरोपियों को सम्मानजनक अदालत में पेश किया जाएगा और उनका रिमांड लिया जाएगा और ताकि इन आरोपियों से और गहराई से पूछताछ की जा सके और पता लगाया जा सके। त्रिपुरी थाना प्रभारी ने कहा कि नशा करने वालों को अब फिलहाल बख्शा नहीं जाएगा। एसपी साहब श्री संदीप कुमार गर्ग जी के दिशा निर्देश तहत कार्रवाई करते हुए त्रिपुरी पुलिस को सफलता हासिल हुई है, जिस तहत असीं 2 व्यक्तियों को काबू करके उन्होंने तो 110 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिस तहत असीं मुकदमा नंबर 209 अधीन धारा 21 NDPS एक्ट दर्ज करके तफ्तीश अमल में लियांदी है। जो ये व्यक्ति असीं गिरफ्तार किए ने, इन्हां विचों एक का नाम करण ठाकुर सन ऑफ नरेश ठाकुर और दूसरे व्यक्ति का नाम अजमल सुलेमानी सन ऑफ अफजल सुलेमानी है। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
और ब्रेक के बाद आप का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए, अगले हफ्ते से 2 से 6 साल की आयु के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन की दूसरी डोज का परीक्षण शुरू हो सकता है। बता दें, एम्स परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार है और इससे पहले एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि सितंबर महीने में बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। बता दें आपको ये भी कि एम्स वैक्सीन के परीक्षण का केंद्र है, जहां 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन का परीक्षण हुआ है और 6 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन की दूसरी खुराक पहले ही दी जा चुकी है। और यहाँ एम्स में बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है और इनमें से प्रत्येक उम्र के 175 बच्चों को शामिल किया गया है और इस मामले में ऐसी संभावना है कि सभी श्रेणियों में बंटे बच्चों को दूसरी खुराक लगने के बाद अगस्त तक अंतरिम रिपोर्ट जारी हो सकती है और बच्चों को वैक्सीनेशन का आगे का रास्ता तय करेगी। और अभी कुछ दिन पहले ही इस मामले पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के टीकों का परीक्षण जल्द ही पूरा हो जाएगा। और उधर हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना इलाके में 7 महीने पहले ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाने वाले चोर गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि फतेहाबाद पुलिस हिसार जेल से प्रोडक्शन वारंट पर दोनों आरोपियों साहिल और यश को लेकर आई और बता दें कि दोनों आरोपी हिसार के बरवाला और फतेहाबाद के टोहाना में ज्वेलर्स की दुकानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। दिसंबर 2020 में हमारा एक बाज़ार टोहाना से रवि ज्वेलर्स की जो शॉप है उससे रात के समय कटर से उसकी तिजोरी काटकर उससे सोने चांदी के जेवरात जो है वो चुरा लिए थे, जिस संबंध में मुकदमा अंकित करके थाना शहर में तफ्तीश अमल में लाई गई। और अब जो है 2 आरोपी जो है उनको सीआईए टोहाना की टीम जो है वो जेल हिसार से जो है आज लेके आई है प्रोडक्शन वारंट पे, जिनको अदालत में पेश करके जो है वो 30 जुलाई तक का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। इन आरोपियों से इस रिमांड के दौरान जो इन्होंने यहाँ से चोरी की थी सोने और चांदी के जेवरात की, उनको बरामद किया जाएगा और नियमानुसार जो है अगली कार्रवाई। यूपी के गोंडा में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नागात सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण वाले कानून पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए जनसंख्या नियंत्रण से ही आर्थिक सुधार होना संभव है, इसको लेकर सभी वर्गों के लोगों से बातचीत हो रही है। जिस वर्ग के लोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूक नहीं हैं, उनको शिक्षित किया जा रहा है। साथ ही कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ ने अखिलेश यादव को एक बार फिर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो कि 2022 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनते ही चूर चूर हो जाएंगे। जो हमारी सरकार की मंशा है कि इस समय आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो और सुदृढ़ हो, तेजी से बढ़े, जिससे कि लोगों को उसका लाभ मिले और यहाँ के लोग और खुशहाल हों। लेकिन उसके लिए ये भी आवश्यक है कि जनसंख्या जो नियंत्रण है वो होना चाहिए और जहाँ भी जिस जनपद में भी ये भी देखा गया अन्य जनपद में कि वहाँ की जो गति है जनसंख्या की जो बढ़ रही है वो ज़्यादा है, तो उन सब चीज़ों को पहलू में नज़र रखते हुए हर समाज के लोगों से बात करना और विशेष रूप से जिस समाज में जनसंख्या का नियंत्रण नहीं हो रहा है उनको एजुकेट करना, शिक्षा देना और वहाँ पे व्यवस्था करवाना, जिससे कि उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील विकासशील और यूपी के ललितपुर की बात कर लेते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है। साथ ही लोगों को अस्पताल के बाहर जूते चप्पलें रखकर लाइन बनानी पड़ रही है। लोगों ने इस दौरान आरोप ये लगाए कि वैक्सीन अपने चुने हुए लोगों को लगाई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा और यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सांसद अनुराग शर्मा ने वैक्सीन लगवाने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है।
इंतजार करना पड़ेगा। करीब 6 बजे से खड़े हैं, जूतों चप्पल की लाइन लगी हुई थी तो उसमें चप्पल लगा दी लाइन में। और इसके अलावा 3 दिन से हम परेशान हो रहे हैं, वैक्सीन ही नहीं मिलती, डोज ही नहीं मिलते, बोलते 100 डोज आया तो ख़त्म हो गए, आप जाओ कल लाना। 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। अच्छा, वैक्सीन के लिए जो लाइन लगी है हाँ। इसमें क्या कोई पैसे वैसे मांग रहा है? नहीं, मेरे से तो नहीं मांगे, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है इसमें पैसे मांगे या किसी से, लेकिन मेरे को लगता है कि हो सकता है इतनी जल्दी डोज ख़त्म हो जाते हैं। 3 दिन से परेशान हो रहे हैं, आते हैं लेकिन भगा देते हैं, कहते हैं तुम लेट। और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का बड़ा दावा किया है। बता दें कि डिप्टी सीएम के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीट जीतेगी, चाहे सारे विरोधी एक तरफ हो जाए, तब भी 100 में से 60% उनका है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी उनका है। दरअसल यहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बृहस्पतिवार को अपने गृह जनपद कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने 5 अरब से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें यमुना नदी पर पुल, 3 रेलवे ओवरब्रिज, 1 व्यू कटर और 163 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। बता दें कि उप मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर 3 अलग अलग तहसीलों में आयोजित कार्यक्रम में अफसरों ने व्यापक तैयारियां कर रही थी और इस दौरान डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी की व्यापक जीत का दावा किया है। और प्रदेश सरकार के माध्यम से हम लोगों ने किया है। अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गठबंधन के साथ आगामी विधानसभा में 350 सीट। देखिए, मैं अखिलेश जी के दावे पर, क्योंकि वो दावा 2014 में भी किए थे, 2017 में भी किए थे और 2019 में भी किए थे, लेकिन उनके दावे फेल हुए। लेकिन मैं जो दावा कर रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिए, 2022 में भारतीय जनता पार्टी फिर से 300 से अधिक सीटें जीतेगी, चाहे सारे विरोधी एक पक्ष में हो जाएंगे, तभी 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। और आप जैसे तमाम पत्रकार मित्र जो पूछते हैं बंटवारे में क्या है, तो मैं ये अंदर की बात है, यदुवंशी और रविदास वंशी सब हमारे। और यूपी के प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब बदमाशों ने सीखे खाकी पर हमला किया है। तो यहाँ सीधे खाकी पर हमला किया गया है। बता दें कि यहाँ दिलीपुर चौकी में ड्यूटी पर तैनात जवान पवन तिवारी को कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे। एसपी ने इस मामले में बताया कि घटना के वक्त किसी अन्य घटना पर 3-4 थानों की फोर्स के साथ पिकेट के अन्य जवान चले गए थे और घायल जवान अकेले ही ड्यूटी पर था। घटना के बाद भारी पुलिस बल के साथ एसपी मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम भी मौके पर मुआयना कर साक्ष्य कलेक्ट करने में जुट गई है। तो क्या है पूरा मामला, किस तरह से वो ड्यूटी पे अकेला था क्या? देखिए, ये शिवशक पुल थाना क्षेत्र कंदही के अंतर्गत आज यहाँ पुल पर काफ़ी जाम लगा हुआ था, जिसमें कुछ पब्लिक के आदमी भी और एक पीआरडी का जवान भी उसमें अपनी सेवाएं दे रहे थे, जाम को खुलवा रहे थे। पब्लिक के आदमी नीचे गए तो उसी दौरान उनको एक गोली की आवाज़ सुनाई दी, जो कि पीआरडी जवान को लगी। तुरंत सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कंदही फोर्स के साथ आए और इन्होंने काफ़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए पीआरडी जवान को अस्पताल तक ये लेके गए हैं। वहाँ उसका प्राथमिक उपचार कराकर उसको प्रयाग के लिए रवाना किया गया है। इसके संबंध में कई सारे तथ्य हमारे सामने आए हैं, जिनके संबंध में टीमों का गठन कर इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पिकेट में तैनात अन्य कर्मचारी कहाँ थे उस समय? देखिए, उस टाइम पे एक और सूचना आई हुई थी, जिस पर हमारे 2-3 थानों का फोर्स वहाँ पे गया हुआ था और उसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स की कमी। कितनी गोलियां मारी गई? देखिए, इनके द्वारा 2 गनशॉट आर्म 2 गोलियों की आवाज़ सुनाई दी गई है, पर अभी तक जो डॉक्टर्स ने बताया वो लगने की। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते हैं ANB न्यूज़। नमस्कार।